सारिन का रिडेम्पशन पूरा करने के बाद मैं जाने ही वाला था कि उसे अपनी बाहों में खींचकर अचानक बोल पड़ा, मैं शादी करना चाहता हूं। लेकिन सारिन ने कुछ नहीं कहा। नहीं, हां, नहीं, नहीं। उसने बस मुड़कर दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। जैसे ही वो गई, मैंने अपना कदम उठा लिया। मैंने अपनी ही मौत का नाटक किया। फिर मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर अपनी असली दुनिया में वापस लौट आया। लेकिन मुझे आराम करने का मौका भी नहीं मिला था कि एक अलर्ट सुनाई दिया, मिशन फेल्ड, डैमेज कंट्रोल के लिए तुरंत वापस लौटो। और अगले ही पल मुझे फिर से नॉवल की दुनिया में खींच लिया गया। लेकिन इस बार उसे छोड़कर भागे हुए पूरे 7 साल बीत चुके थे। अब सारिन दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बन चुकी थी। इस वक्त वो अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दे रही थी कि एक आदमी को जमीन पर पटक दो। एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा लगभग मेरी ही तरह दिखता था। काफी हिम्मत है तुम्हारी, उसका चेहरा लेकर मेरे सामने आने की और मुझसे शादी करने की कोशिश करने की। क्या तुम्हें नहीं पता, इस जिंदगी में जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं, वो वही है। दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई और मैं नॉवल की दुनिया के सबसे आलीशान होटल के अंदर जा गिरा, जिसे शादी के वेन्यू में बदल दिया गया था। प्रवेश द्वार पर साफ लिखा था, दुल्हन सारिन, दूल्हा आर्लो। मैंने अपना हाथ सीने पर रख लिया। सिस्टम, तुम सच में बिल्कुल बेरहम हो। तुम मुझसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की किसी और आदमी से शादी देखवा रहे हो। सच में मुझे वापस आए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है। मैं अभी तक उस बेरमी से गोस्ट किए जाने के सदमे से भी बाहर नहीं निकला हूं। सिस्टम ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी कोई मुझे खाने की चीज देने लगा। मैं मुड़ा और वेडिंग ग्रीटर से मेरी नजर मिली। मैंने तुरंत मुस्कुराहट ओढ़ ली और उसके बढ़ाए हुए वेडिंग कैंडी को ले लिया। वाह, बड़ा सा हेजलनट चॉकलेट। सारिन ने सच में तुम्हारी बात याद रखी। तुमने एक बार कहा था कि शादी की कैंडी सिर्फ हेजलनट चॉकलेट ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। उसने सच में याद रखा। मैंने कैंडी मुंह में डाल ली और हाथ हिलाकर कहा, चुप हो जाओ बेकार के सिस्टम, मेरा मूड और मत खराब करो। चॉकलेट धीरे धीरे मेरी जुबान पर पिघलने लगा। मुझे लगा सारिन ने शायद चॉकलेट में नमक मिला दिया है, वरना इसका स्वाद इतना मीठा होकर भी इतना कड़वा क्यों लगता। मेरे विचारों को पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने बीच में रोक दिया। अरे वाह, आजकल के लड़के कितने भावुक होते हैं। तुम तो सच में रो रहे हो। उसकी नजर मेरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर गई और उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। शादी पर ध्यान दो। ऐसी खुशियों का दिन तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत जल्द आएगा। मैं कहना चाहता था, दादी, ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। जिससे मैं प्यार करता हूं, वो अभी किसी और से शादी करने वाली है। ये सोचते ही मैं टूट गया। मैंने अपना चेहरा ढक लिया और भागकर बाथरूम में चला गया, जहां छिपकर रोया। लेकिन मैंने समय का पूरा ध्यान रखा ताकि मेरी आंखें सूज न जाएं। 10 मिनट बाद मैं आईने के सामने खड़ा था और नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ रहा था। प्लेयर, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन कमाल का है। कोई हैरानी नहीं कि 100 से भी ज्यादा प्लेयर्स में सिर्फ तुम ही सारिन का रिडेम्पशन सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए। अगर रिडेम्पशन पूरा हो गया तो मिशन फेल्ड क्यों दिखा रहा है? तुमने खुद कहा था रिडेम्पशन कंप्लीट, मिशन फेल्ड। ये कैसे इंसाफ है? क्या मैं उसके साथ अच्छा नहीं था? सिस्टम बोला, किसने कहा था कि जाते जाते उसे फ्रेंड्स जोन कार्ड देकर निकल जाऊं? तुमने कहा था मैं शादी करना चाहता हूं, इसलिए वो सीधे अंगूठी खरीदने निकल गई। लेकिन वापस आते समय उसे तुम्हारी मौत की खबर मिल गई। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई सामान्य तरीका चुनो, इतना नाटकीय अंत मत करो। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें बैड एंडिंग बहुत पसंद है। जब मैं वापस वेडिंग हॉल पहुंचा, वहां पूरी तरह तबाही मची हुई थी। सारे मेहमान जा चुके थे। आर्लो सारिन के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारिन उसके सामने बर्फ जैसी ठंडी खड़ी थी। काफी हिम्मत है तुम्हारी कि उस चेहरे के साथ यहां आ गए। क्या तुम्हें नहीं पता, इस जिंदगी में जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं, वो फैन है। पूरा दृश्य अफरातफरी से भरा हुआ था। मैं घबराकर पास की एक मेज के नीचे घुस गया और किनारे से झांकने लगा। तभी मैंने देखा, लाल चेहरे वाला घबराया हुआ आर्लो पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए चिल्ला रहा था, मैं फैन हूं, मैं ही फैन हूं। सारिन, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हारी मां भी मान गई थी। फिर सबके सामने मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों कर रही हो? सारिन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ ही सेकंड बाद
दो बॉडीगार्ड्स परछाइयों से बाहर आए। उन्होंने आर्लो को घसीटते हुए बाहर ले गए। इतनी दूर से भी उसकी चीखें साफ सुनाई दे रही थी। 10 मिनट बाद बॉडीगार्ड्स में से एक वापस लौटा। उसने सम्मान से झुककर कहा, बॉस, उसके चेहरे का काम हो गया है। क्या उसके साथ भी वही करें जो पहले वालों के साथ किया था? सारिन के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो बिल्कुल भावहीन खड़ी रही। मैं मेज के नीचे दुबका हुआ खुद को जितना हो सके उतना अदृश्य बनाने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम भी मेरे साथ पूरा तमाशा देख रहा था और बोला, प्लेयर, मैंने अभी जांच की। आर्लो से पहले 5 और लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम्हारा चेहरा बनाया था और सारिन के करीब आने की कोशिश की थी। उन 5 का बिना किसी निशान के गायब हो जाना दर्ज है। बैकएंड डेटा के मुताबिक उनमें से 4 पहले ही मर चुके हैं। सिर्फ एक अभी भी जिंदा है। वो कहीं अफ्रीका में है, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। शायद उसका दिमाग ही चला गया। मैं कांपने लगा। मैंने तो सच में उसे एक अच्छा इंसान बनने को कहा था। ये अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ और कह पाता उससे पहले मैंने देखा सारिन धीरे धीरे उसी मेज की तरफ बढ़ रही थी जिसके नीचे मैं छिपा था। उसके कदम लगातार पास आते जा रहे थे। मैं मन ही मन दोहराने लगा, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, कृपया इधर मत आओ, कृपया इधर मत आओ। मेरी दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। एक बॉडीगार्ड ने पूरी मेज उलट दी। मुझे पकड़कर जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया। मैंने सिर उठाया। मेरी नजर सारिन की बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मिली। तुम्हारा चेहरा सच में उससे बहुत मिलता है, मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा। मुझे लगता है आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। जैसे ही वो एक पल के लिए झिझकी, मैं मुड़ा और भागने लगा, लेकिन मुश्किल से 2 कदम ही चला था कि किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। सारिन ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो मेरे सीने से आ लगी और अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। एक पल के लिए मुझे लगा वो पहले की तरह मेरी बाहों में रो पड़ेगी। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, प्लेयर, मुझे लगता है तुम थोड़े ज्यादा बहक रहे हो। तुम्हारे लिए सारिन की अफेक्शन रेटिंग इस समय -1999 है। तकनीकी रूप से जिसका रिडेम्पशन सफल हो चुका हो उसे दोबारा विलन नहीं बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारी रेटिंग तो जमीन भी तोड़ चुकी है। जैसे ही सिस्टम ने अपनी बात पूरी की, सारिन ने मेरी गर्दन को और कसकर पकड़ लिया। फैन, मुझे सच में लगता है कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना था तो क्या तुम मुझे बस बता नहीं सकते थे? तुम्हें पता है, जिस दिन तुम गायब हुए उस दिन मेरा जन्मदिन था। उस सुबह जब मैं उठी, तुमने कहा था कि तुमने सपना देखा है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर से निकली ताकि तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी खरीद सकूं। मैं फूल भी लेकर आई थी, लेकिन वापस आते समय उन्होंने मुझे बताया कि जिस याcht पर तुम थे वो डूब गई। उस पर 5 लोग थे, उनमें सिर्फ तुम ही वापस नहीं लौटे। तुम्हें पता है मैं कितनी टूट गई थी? घटनास्थल तक भागते हुए मैं कई बार गिर पड़ी। जब मैं आखिरकार वहां पहुंची, पता नहीं कैसे वो अंगूठी भी गायब हो गई। मैंने तो खुद से नफरत करना भी शुरू कर दिया था। मुझे लगा मैं अच्छी नहीं थी। मैंने काफी कमाया नहीं था। शायद इसी वजह से तुमने मुझे फ्रेंड जोन काट दिया और बिना कुछ कहे गायब हो गए। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक सिस्टम था। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझसे शादी करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारा मिशन थी। तुमने मुझे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर किया और फिर बस मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आवाज टूट गई और वो सीधे मेरे सीने में जाकर लगी। मैंने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने मेरी बाह पकड़कर नीचे दबा दी। सारिन खुद को मुझसे लिपटा देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूं, फैन। ठीक है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर हमारा एक बच्चा होता तो? अगर हमारा एक बच्चा होता तो तुम हमें छोड़कर नहीं जा पाते, है ना? उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैं मन ही मन चीख उठा, सिस्टम, मदद करो। यही हूं, प्लेयर, चिंता मत करो। मैंने बड़ी उदारता से तुम्हारी सेंसरी इंटेंसिटी पहले ही सबसे ज्यादा कर दी है। आनंद लो। मेरे पास सिस्टम को सुनाने के लिए 10,000 गालियां तैयार थी, लेकिन उनमें से एक भी मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल सकी। पता नहीं कितना समय बीत गया। सारिन बाथरूम से बाहर आई। वो मेरे पास आकर लेट गई और किसी से 2 जोड़ी नए कपड़े मंगवाए। चिंता मत करो, मैंने कुछ ले लिया है। मैं गर्भवती नहीं होंगी। मैं सच में पूरी तरह चौंक गया। मैंने मुंह खोला, लेकिन समझ ही नहीं आया क्या कहूं। मैं मुड़ा और मेरी नजर सारिन से मिली।
वो खुद पर कड़वी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मुझे पता है फैन, तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहते। तुमने कभी मेरे साथ भविष्य बनाने की योजना बनाई ही नहीं थी। ये कहते हुए वो खिड़की तक चली गई और मेरी तरफ एक काला कार्ड उछाल दिया। जाओ, इसमें खर्च करने की कोई सीमा नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। मैंने अनायास पूछ लिया, क्या मैं इसे अपनी दुनिया में वापस ले जा सकता हूं? अगर नहीं तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। मैं जल्दी से बीच में बोल पड़ा, सारिन, तुमने सब गलत समझ लिया। मैं इस बार तुम्हें छोड़कर जाने नहीं आया हूं। मैं समझती हूं, तुम्हें नया मिशन मिल गया है, कोई नया टारगेट जिसे तुम्हें रिडीम करना है। क्या तुम उसके साथ भी वैसा ही करोगे जैसा मेरे साथ किया था, और फिर उसे भी छोड़ दोगे? नहीं, बात वैसी नहीं है। तो मतलब तुम उसे नहीं छोड़ोगे? सिर्फ मैं ही, मैं सारिन, वही कूड़ा हूं जिसे तुम किसी भी कीमत पर फेंक देना चाहते हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक सिस्टम चीख पड़ा, जल्दी जल्दी जल्दी, प्लेयर, अभी कुछ करो। सारिन की अफेक्शन रेटिंग तेजी से नीचे गिर रही है। ये पहले ही -1000 तक पहुंच चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फिर से पूरी विलन बन जाएगी। मैंने मन ही मन सिस्टम को कोसा, फिर एक ही कदम में उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। मैंने दोनों हाथों से सारिन का चेहरा थाम लिया और उसे चूम लिया। जान, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। हे भगवान, प्लेयर, अफेक्शन रेटिंग 99 पर पहुंच गई है। मैंने लगभग राहत की सांस ली ही थी कि सिस्टम फिर से चीखने लगा, रुको, क्या मैं लैग कर रहा हूं? रेटिंग फिर से 1 पर क्यों आ गई? प्लेयर, मुझे सारिन की शिकायत करनी पड़ेगी। वो साफ साफ रेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रही है, खुली मैनिपुलेशन। मैं आगे क्या करने वाला हूं? यह देखकर सिस्टम किसी तरह बोल पाया, रुको, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। और फिर वो चली गई। आखिरकार मैं थककर सो गया और एक अजीब सपने में खो गया। उस सपने में सारिन ने एक रिसर्च टीम बना रखी थी। हर रात वो उस पुराने अपार्टमेंट में बैठती थी जहां हम साथ रहते थे और आसमान में बिखरे सितारों से बातें करती थी। शुरुआत में वो कहती थी, फैन, क्या तुम्हारी दुनिया उन सितारों में से किसी एक के अंदर छिपी हुई है? सब लोग मुझे एक अमीर बेवकूफ समझते हैं जो सिर्फ दुनिया के बीच का रास्ता खोजने के लिए अरबों बर्बाद कर रही है। मैं खुद से बार बार कहती हूं, अगर अपना आखिरी सिक्का भी खर्च करने के बाद मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो मैं सब खत्म कर दूंगी। लेकिन फिर मैं खुद को और ज्यादा कमाने से रोक नहीं पाती। तुम्हें ढूंढती रहूंगी उस दिन तक जब तक मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद न हो जाए। तुम कम से कम अलविदा तो कह सकते थे। उसके बाद आने वाली रातों में सारिन कम से कम बोलने लगी। उसके पास खाली शराब की बोतलों का ढेर बढ़ता ही गया। जब मेरी आंख खुली, मैं पूरी तरह सुन्न महसूस कर रहा था। प्लेयर, सारिन की अफेक्शन रेटिंग बढ़कर सीधे 999 तक पहुंच गई है। तुमने सच में इतिहास बना दिया। मैंने अपनी दुखती हुई पीठ सहलाई और सोचने लगा कि मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मुझे मानना पड़ेगा, सारिन इस काम को लगभग बेहद आसान बना देती है। उस दिन के बाद मैं और सारिन बिना कुछ कहे इस बात पर सहमत हो गए कि 7 साल पहले मेरे गायब होने का जिक्र कभी नहीं करेंगे। सिस्टम बोला, इसे कहते हैं प्लेयर। अब मुझे समझ आया कि तुमने रिडेम्पशन कैसे पूरा किया। असल में पूरा मिशन तो उसी ने खुद चला लिया था। फिर भी सारिन मेरे लिए कोई न कोई काम ढूंढ ही लेती थी। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी कंपनी में अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया और बिना शर्माए बोली कि यह सब मेरा उस पर कर्ज है। इसलिए हर दिन मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठकर एक कागज पर लगातार स्केच बनाता रहता था। उसने मुझसे एक अंगूठी डिजाइन करने को कहा। बोली, एक दिन इसका बहुत जरूरी इस्तेमाल होगा। समस्या सिर्फ इतनी थी कि मुझे डिजाइन करना बिल्कुल नहीं आता था और उसके ऑफिस के बाहर बैठने की वजह से मैं अनचाहे भी बहुत सारी बातें सुन लेता था। सबसे यादगार घटना तब हुई जब कोई आदमी सारिन की खुशामद करते हुए बोला कि वो शाम को उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता है, थोड़ा मजा करने। सारिन ने मेरी तरफ एक नजर डाली और धीरे से कुछ कहा। अगले ही पल वो आदमी तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। मैंने सिस्टम से उनकी बातचीत सुनने को कहा। पता चला सारिन ने उससे कहा था, मेरा पति उसी दरवाजे के बाहर बैठा है, क्या तुम मरना चाहते हो? जब सारिन बाहर आई, मैंने ठुड्डी अपने हाथ पर टिका ली। हल्की मुस्कान के साथ बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। सारिन एक पल के लिए रुकी, फिर बिल्कुल सपाट चेहरे से बोली, ज्यादा मतलब मत निकालो, मुझे बस तुम्हारी जरूरत थी,
ताकि कुछ बेकार लोगों से छुटकारा मिल जाए। फैन, तुम सच में ये नहीं सोचते कि मैं इतनी बेचारी हूं कि अब भी पागलों की तरह तुमसे प्यार करती हूं, है ना? मैंने ऐसा कब कहा? सिस्टम बीच में बोला। तुमने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है वो सही कह रही है। मैं सारिन के घर में ही रह रहा था। उसकी हाउसकीपर बहुत बातूनी थी और हमारी जल्दी ही अच्छी बन गई। एक दोपहर हम दोनों सामने की सीढ़ियों पर बैठकर सूरजमुखी के बीज तोड़ रहे थे कि अचानक उसने गहरी सांस भरी। मिस्टर फैन, एक बात है जो शायद आपको नहीं पता। मैंने तुरंत कहा, मुझे पता है। अब तुम कहोगी कि मेरे वापस आने से पहले सारिन बहुत लंबे समय से मुस्कुराई नहीं थी। हाँ, मुझे पता था कि लोगों पर मेरा ऐसा असर पड़ता है। वो मुझे घूरने लगी। असल में मिस्टर फैन, मैं ये कहने वाली थी कि आपके वापस आने से पहले मिस सारिन को बहुत लंबे समय से इंसोम्निया नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही आप वापस आए वो फिर शुरू हो गया, और पहले से भी ज्यादा बुरा। हर घंटे वो नंगे पांव बिस्तर से चुपके से निकलती है, आपके कमरे के दरवाजे तक आती है, उसे बस थोड़ा सा खोलती है और देखती है कि आप अब भी अंदर हैं या नहीं। और सच कहूं, मिस सारिन ने मुझे आपको देखने के लिए ही यहां भेजा है। वो आपको भागने नहीं दे सकती। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर अजीब सी हंसी हंसा। हाँ, उसे अब भी मेरी इतनी परवाह है। हाउसकीपर ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। मिस्टर फैन, मिस सारिन ये भी कहती है कि आपने उनसे उनकी सबसे कीमती चीज चुरा ली है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आप पर कड़ी नजर रखूं। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं कसम खाता हूं। लेकिन मैं खुद को बचाने की कोशिश ही कर रहा था कि हाउसकीपर का फोन बज उठा। तुम चोर हो, तुम चोर हो। उस रिंगटोन को सुनते ही मेरे चेहरे की मांसपेशियां अकड़ गई। मैंने होंठ का किनारा खींचते हुए कहा, अजीब रिंगटोन है तुम्हारी। वो बोली, आज सुबह मिस सारिन ने ही मेरे लिए रिकॉर्ड किया था। उन्होंने कहा यह गाना बहुत अच्छा है और मौका मिले तो इसे बार बार सुनना। जितना ज्यादा हाउसकीपर बोलती गई, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि सारिन साफ साफ मुझे ही ताना मार रही थी। आधी रात थी, मुझे जोरों की भूख लगी थी और नींद भी नहीं आ रही थी। मैं पूरी तरह बेचैन था कि तभी मेरा फोन बज उठा। फोन सारिन का था। सारिन, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ पल की खामोशी रही, फिर उसकी आवाज आई, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ रहो। कैसे? आधी रात है, क्या चाहती हो कि मैं स्कूटर लेकर आधा शहर पार करूं? सिर्फ तुमसे मिलने के लिए? दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। उसके इतना कहते ही मैं तुरंत बिस्तर से उछलकर उठा, नंगे पैर बाहर निकल आया। सारिन दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथों में ग्रिल्ड सिंखों से भरे कई कई बैग थे। वो उन्हें मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूरी बेरुखी से बोली, रास्ते में दिख गए थे, चाहिए तो ले लो, वरना फेंक दूंगी। मेरी सारी झुंझलाहट उसी पल गायब हो गई। उसे याद था, मेरी सबसे पसंदीदा देर रात की चीज ग्रिल्ड सिंखें थी। हम दोनों खाने लगे। तीखे मसालों की वजह से मेरा मुंह जलने लगा। मुझे बुरी तरह किसी ठंडे पेय की इच्छा होने लगी। उसी समय सारिन न जाने कहां से आइस टी का एक कैन निकाल लाई। मैं धन्यवाद कहते हुए उसे लेने बढ़ा, लेकिन उसने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। बस इतना ही कहोगे? तुम जानते हो मैं ये सुनना नहीं चाहती। धन्यवाद बेब। ये भी नहीं। धन्यवाद हनी। तुम दिल से नहीं कह रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूं। मैंने खुद को उस पर झपट पड़ने से रोका, गहरी सांस ली और पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धन्यवाद हनी। सारिन ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया। देखा, तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही बुलाना चाहते थे, है ना फैन? मेरे हाथ में पकड़ी ग्रिल्ड स्क्विड अचानक बिना वजह रुक गई। मुझे हंसी आ गई। पिछले कुछ दिनों से मैं हर दिन सारिन के कहने पर शेंग ग्रुप जा रहा था। आज भी वही हुआ। मैं अपनी डेस्क पर काम चोरी करते हुए वीडियो देख रहा था कि अचानक सिस्टम सामने आ गया, प्लेयर अभी तुरंत सारिन के ऑफिस जाओ। क्या? यह तो बहुत संदिग्ध लग रहा है। फिर भी मैं उसके ऑफिस पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सारिन ने अंदर आने को कहा। अंदर जो मैंने देखा, मैं वही का वही जम गया। वो आर्लो से बात कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह निशानों से भरा हुआ था। जैसे ही आर्लो ने मुझे देखा, वो जाने के लिए मुड़ गया। हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। तभी उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस आ गए हो। सारिन मेरी होगी। मैं उसे अपने चेहरे को बर्बाद करने का पछतावा करवाऊंगा और तुम्हारी हालत आज मेरी हालत से भी बदतर कर दूंगा।
मैंने मन ही मन कहा, अच्छा, लेकिन सर्जरी करवाकर मेरा चेहरा तो तुमने बनाया था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे सिस्टम से पूछा, ये आदमी आखिर है कौन? इतना घमंडी, मन कर रहा है एक थप्पड़ मार दूं। अरे प्लेयर, आर्लो असल में इस कहानी का ओरिजिनल मेल लीड है। ओरिजिनल कहानी के मुताबिक फीमेल लीड उसका दिल तोड़ देती। उसके बाद विलन साइड कैरेक्टर के रूप में सारिन को उसकी जगह लेनी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसलिए आर्लो का फीमेल लीड के साथ दोबारा मिलना भी नहीं हो पाया। मैं उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुश्मनी महसूस कर रहा हूं। संभव है ये मिशन में दखल दे। मैंने बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, अंदर गया और सारिन की मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बेब, तुम और आर्लो क्या बात कर रहे थे? जानना चाहते हो? असल में छोड़ो, अब मेरा मन बदल गया। मैं उठकर जाने लगा, लेकिन उसी पल सारिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था कि तुम सिर्फ मुझे फिर से परेशान करने के लिए वापस आए हो। अगर ऐसा है भी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारा खिलौना बनने को भी तैयार हूं। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे पर मैंने हाउसकीपर के साथ मिलकर चुपके से एक कमरे को अस्पताल थीम वाले हॉन्टेड हाउस एस्केप रूम में बदल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद हाउसकीपर ने चिंता भरे चेहरे से पूछा, सर, क्या सच में यही आपकी और मिस सारिन की पहली रोमांटिक मुलाकात हुई थी? मैंने पूरे आत्मविश्वास से अपना सीना थपथपाया। बिल्कुल, तब वो अभी स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी। गर्मियों की छुट्टियों में वो हॉन्टेड हाउस में एनपीसी का काम करती थी। डरावने साउंड इफेक्ट से वो इतनी डर गई थी कि भागते भागते गलती से मेरे छोटे से अंधेरे कमरे में आ गई। उस रात जो गर्माहट धीरे धीरे सारिन के अंदर फैल गई थी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा हाउसकीपर मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। मैंने खांसकर बात बदल दी। खैर छोड़ो, असल में मैं सारिन को एक सरप्राइज देना चाहता हूं। जो उस समय अधूरा रह गया था, उसे इस बार पूरा करना चाहता हूं। एक रिक्लाइनिंग कुर्सी, एक स्टेथोस्कोप, एक सफेद कोट, एक मरीज का गाउन, सब कुछ अपनी जगह पर तैयार था। मैं अभी आगे सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदाजा लगाया सारिन आ गई है। मैं हाउसकीपर से पहले दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया। मैंने सारिन को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने मुझे ऐसा करने दिया, फिर भौं उठाकर सिर से पांव तक मुझे देखने लगी। मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना ही सोचती हो? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। तुम्हारे लिए अफसोस की बात है, तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से ही मेरे पास है। मैं हर पल तुम पर नजर रखती हूं। दिल चुराने वाले, मैं मन ही मन चीख उठा। मैंने सारिन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की मंजिल पर ले गया। अभी जो कहा है उसका पछतावा होगा। आंखें खोलो और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। मैंने दरवाजा खोल दिया। हमारे पुराने अस्पताल वाले एस्केप रूम की 100% हूबहू नकल सामने थी। सारिन वही जम गई। वो अभी भी सदमे में थी। तभी मैंने पास रखी एक चीज उठाई और उसका हाथ पकड़ लिया। असल में मैंने अपना मन बदल लिया। अब मैं डॉक्टर हूं और तुम मरीज। ठीक वैसे ही कुर्सी पर लेट जाओ जैसे उस समय मैं लेटा था। सारिन बिल्कुल नहीं हिली। उसकी भौहें सिकुड़ गई। मेरा दिल बैठ गया। क्या मैंने गलती कर दी? क्या सारिन को सच में यह पसंद नहीं आया? मैंने घबराकर सिस्टम से पूछा, अभी उसकी अफेक्शन रेटिंग कितनी है? बदली नहीं है, अब भी 80 है। तो फिर क्या हो रहा है? रुको, मुझे लगता है समझ गया। बिना कुछ और कहे मैं खुद कुर्सी पर जाकर लेट गया। फिर उसकी तरफ सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं मरीज बन जाता हूं, तुम डॉक्टर बन जाओ। सारिन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। देखा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जानता हूं। सारिन, सोच कर देखो, मेरे अलावा और कौन है जो तुम्हारी इतनी बातें सहता है? सारिन ने स्टेथोस्कोप उठाया और मेरी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उसे मेरी त्वचा पर रखने वाली थी, वो अचानक रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी पलकें कांप रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। फैन, मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, जो सही लगे वही करो। वहां अंधेरा था। क्रम भूल जाना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन मेरी बात से उसे सुकून नहीं मिला। उल्टा सारिन और ज्यादा खोई हुई दिखने लगी। फैन, मैंने अभी हमारी पुरानी बातें याद करने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों से जुड़ी बहुत सारी बातें मुझे याद ही नहीं आ रही।
पिछले हफ्ते हम कहाँ गए थे, ये तक मुझे मुश्किल से याद है। सारिन अपनी यादें खो रही थी। सही कहे तो वो धीरे धीरे हमारी साझा यादों से जुड़ी हर चीज भूलती जा रही थी। मेरे अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई, लेकिन सारिन ने लगभग उसी पल खुद को संभाल लिया। तुम जानते हो ना कि क्या हो रहा है? मुझे बताओ, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है, या ये भी मुझे छोड़कर जाने की तुम्हारी कोई नई चाल है? पहली बार तुमने मुझे पूरे 7 साल इंतजार करवाया। अब क्या तुम मुझे तुम्हें पूरी तरह भूल जाने पर मजबूर कर दोगे? क्या मुझे तुम्हें याद रखने का अधिकार भी नहीं है? उसका हर शब्द सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मैंने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और उसे सब कुछ बता दिया। बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा। आर्लो, तुम्हें वह याद है? वो भी एक प्लेयर है, लेकिन किसी तरह उसके पास ट्रोजन वायरस की तरह कोड को दोबारा लिख देने की क्षमता है, जो हर चीज में फैल जाता है। इस समय वो तुम्हारी यादों पर हमला कर रही है। सिस्टम और मेरे पास अभी तक इसका कोई समाधान नहीं है, याददाश्त खोने के अलावा। क्या तुम्हें और कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं? ये सुनकर सारिन ने धीरे से सांस छोड़ी और बहुत हल्की सी आवाज में बोली, ओह। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि सारिन ने मेरी सारी बातों में से सिर्फ यही सुना था। मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा। जब तक मैं और सिस्टम आर्लो से निपटने का तरीका सोच ही रहे थे, सारिन ने अचानक हाथ हिलाया। अगर मैं भूल जाऊं तो भूल जाओ, हम साथ में नई यादें बना सकते हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा करती है और मुझे अपनी एक दूसरी प्रॉपर्टी में ले जाती है। दरवाजे का पासकोड। मेरा जन्मदिन था। अंदर बहुत बड़ा खुला हुआ कमरा था। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ, मैं इसे किसी भी दिशा से देखूं, ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 7 साल पहले मैं और सारिन अपने साथ रहने वाले छोटे से घर की कल्पना किया करते थे। एक ही पल में गिल्ट की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। सारिन ने मेरी हालत तुरंत पढ़ ली और जानबूझकर उसी पर चोट की। ये मेरी टूटी हुई मोहब्बत वाली जगह है, बेब। तुम जानते हो, पूरे 7 साल से ये जगह खाली पड़ी है, एक बार भी कोई यहां नहीं आया। मैंने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। चलो आज ही सामान मंगवाते हैं, जो पसंद हो ले लेते हैं। कुछ सजावट, कुछ स्टफ्ड एनिमल्स, ताकि घर जैसा महसूस हो। खाली कमरा बहुत जल्दी हमारी चुनी हुई चीजों से भर गया। सारिन संतुष्टि से पूरे कमरे का एक चक्कर लगाकर फिर मेरे पास लौट आई। क्या तुम मेरे घर के हर कोने में अपना निशान छोड़ना चाहते हो? क्या इसमें कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। ये कहकर उसने लिविंग रूम की लाइट बंद कर दी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरे पीछे कपड़े के नीचे गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल मैं कांच की दीवार से दबा हुआ था। पीठ के पीछे ठंडा शीशा महसूस हुआ और मैं चौंक गया। क्या तुम थोड़ी ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो? कोई देख लेगा तो देखने दो, सबको देखने दो कि तुम मेरे हो और कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। ठीक है बेब। भले ही मैं और सारिन लगातार नई यादें बना रहे थे, लेकिन उसकी याददाश्त लगातार बिगड़ती जा रही थी। सिस्टम ने हमारी सारी साझा यादों को बचाने के लिए मेमोरी ड्राइव का इंतजाम भी कर लिया। हर दिन वो सारी यादें वापस अपलोड की जाती थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अपलोड होते ही अगले ही पल वो उन्हें फिर भूल जाती थी। सिस्टम बोला, आर्लो ने सारिन का कोड दोबारा लिख दिया है। अब जो भी चीज मुझसे जुड़ी है उसे उसका दिमाग अपने आप अस्वीकार कर देता है, चाहे हम कितनी भी बार अपलोड करें। कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे सारिन मेरा जन्मदिन भूलने लगी। हमने साथ में जो फिल्म देखने का वादा किया था वो भी भूल गई। मैं हर दिन और ज्यादा बेचैन होता गया, खासकर इसलिए क्योंकि सिस्टम ने कहा था कि वो समाधान ढूंढने जा रही है, लेकिन पूरे 2 हफ्तों से वो दिखाई नहीं दी। उधर आर्लो बार बार हमारे सामने आने लगी, हर बार किसी अजनबी का रूप लेकर। शुरुआत में सारिन को आर्लो के साथ अपना अतीत याद था, लेकिन समय बीतने के साथ उसे आर्लो के लिए एक अजीब सी अपनापन महसूस होने लगा। बिना जाने वो उसकी तारीफ भी करने लगी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मैं बार बार सारिन को बताता रहा कि आर्लो असल में कौन है, और हर बार सारिन मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती। फैन, भले ही मुझे कुछ याद न रहे, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी। मैं भावुक हो गया और मन ही मन सिस्टम से वापस आने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन सिस्टम के लौटने से पहले
सारिन ने ही मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। वो बिना किसी भाव के मुझे देख रही थी, मानो वो कोई ऐसी कठपुतली हो जिसकी डोर पकड़ने वाला कोई नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह दुखने लगा। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने भी अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट दी। मैंने देखा उसका जबड़ा कस गया था, मानो वो किसी अदृश्य चीज से लड़ रही हो। उसका शरीर अपनी मसल मेमोरी की वजह से मुझे गले लगा रहा था, जबकि उसका दिमाग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने अपने होंठ इतने जोर से दबा लिए कि उसके मसूड़ों से खून निकल आया। मैं और नहीं सह पाया। मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद सारिन बिना पीछे देखे चली गई। वो दरवाजे तक पहुंची, फिर बहुत सख्ती से अपना सिर घुमाया और सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा। उस एक नजर ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मुझे पता था वो अब भी मेरी चिंता करती है, इसलिए मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वो धीरे धीरे चल रही थी। मैं आसानी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। आखिरकार वो एक सुनसान कबाड़ खाने तक पहुंची। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। हर जगह कूड़ा पड़ा था। पुराने ईंधन के ड्रम सड़ते हुए ढेरों में पड़े थे। मैं पुराने घिसे हुए टायरों के ढेर के पीछे छिप गया और देखने लगा। तभी आर्लो एक अस्थाई झोपड़ी से बाहर निकली। उसका चेहरा विकृत हो रखा था और होठों पर डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। जैसे ही उसने सारिन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सारिन तुरंत बच गई। आर्लो उसी पल भड़क उठी। गुस्सा और अपमान दोनों एक साथ उसके अंदर फट पड़े। वो लगभग चीखते हुए बोली, सारिन, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ बाकी है तो मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मैं मर जाऊं, वरना आखिरकार तुम मेरी ही बनोगी। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में अचानक एक योजना बन गई। मैं अपनी छिपने की जगह पर ही बैठा रहा और आर्लो के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मेरी योजना बहुत सीधी थी। जैसे ही वो बाहर निकलेगी, मैं सीधे गाड़ी चढ़ा दूंगा। लेकिन पूरे 15 मिनट बीत गए, उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। सारिन अंदर उसके साथ अकेली थी। मैं खुद को यह सोचने से रोक रहा था कि आर्लो उसके साथ क्या कर रही होगी। आखिरकार 5 मिनट और बीते, तभी आर्लो अपना गला पकड़ते हुए भागकर बाहर निकली। उसके पीछे सारिन लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, चेहरे पर भी घाव थे। सारिन धीरे धीरे आर्लो के पीछे आ रही थी। उसके चेहरे से पूरा रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगी। और दूसरी तरफ आर्लो पूरी तरह हिल चुकी थी, मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। सारिन, तुम पूरी तरह पागल हो। फेन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं करोगी। ऐसा कोई जोखिम नहीं जो तुम नहीं उठाओगी। फेन ने तुम्हारे साथ खेला। फेन तुम्हें छोड़कर चला गया। 7 साल तक इंतजार किया, फिर भी तुम्हारे लिए वो काफी नहीं था। तुमने कभी उससे बदला लेने के बारे में तक नहीं सोचा। मैं इस कहानी की मेल लीड हूं। तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए बनाया गया था, समझी? आर्लो कुछ दूर गई, फिर रुककर पीछे मुड़ी और सारिन की बदहाल हालत को देखकर उसके चेहरे पर निर्दयी मुस्कान फैल गई। अभी मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है, तो आने वाले समय का इंतजार करो और तड़पो। सारिन कुछ और कर पाती, उससे पहले ही उसने अचानक खून की एक उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ी। आर्लो ने जमीन पर पड़ी सारिन को एक आखिरी जहरीली नजर से देखा और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। लगभग उसी पल मैं पूरी ताकत से दौड़कर सारिन के पास पहुंचा। उसने मेरे कदमों की आवाज सुनी और जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। बेब, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। उसकी ये बात सुनते ही मैं पूरी तरह टूट गया। मेरे आंसू अपने आप बह निकले, लेकिन उसी समय तेज हेडलाइट की रोशनी ने हमारी आंखें चौंधिया दी। फिर इंजन की गरज सुनाई दी और आर्लो की पागलों जैसी हंसी। आखिरकार तुम आ ही गए। फैन, मैं समझ गई हूं। सिर्फ तुम्हारे मरने के बाद ही वो फिर से मुझसे प्यार करेगी। जब आर्लो अपनी ही बातों में खोई हुई थी, तब मैंने सरीन को अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों को आधा कदम पीछे खिसका दिया। लेकिन आर्लो रुकने वाली नहीं थी। वो और तेज और बेकाबू होती जा रही थी। फैन, अगर तू मौजूद नहीं होता तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब हीरोइन ने मुझे रिजेक्ट किया था,
सरीन तो बस मेरे लिए लिखी गई थी। वो मेरी परफेक्ट मैच है। एक बार जब मुझे वो मिल गई तो हीरोइन को सब कुछ पछतावा होगा और वो वापस मेरे पास रेंगती हुई आएगी। तो क्यों? तूने उसे रिडीम क्यों किया? वो तो बस मेरा टूल बनने वाली थी और तेरी बेकार सी सिस्टम ने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की। वो तो बस डेटा का एक टुकड़ा है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं। बस अपनी उंगलियों का एक झटका लगा और मैंने उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो चलो मैं तुम्हें। अगले ही पल आर्लो एक्सीलेटर पर पैर रख देती है। गाड़ी सीधा हमारी तरफ बढ़ती है। आखिरी संभव पल में मैं सरीन को पूरी तरह उठा लेता हूं और हम दोनों को रास्ते से हटाकर घुमा लेता हूं। एक जोरदार धमाका होता है जब आर्लो की गाड़ी दीवार से टकराती है। ईंधन लीक होने लगता है। धमाके का खतरा हवा में मंडराने लगता है। आर्लो गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैं सरीन को देखता हूं। उसका हर हिस्सा तड़प रहा होता है। वो अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए संघर्ष करती है, लड़खड़ाती है। मुझे बिल्कुल पता है कि वो क्या करने वाली है। मैं उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन सरीन मेरा हाथ झटक देती है। वो सीधा मेरी आंखों में देखती है। जाने दो, तुम वो हो जो वहां नहीं जा सकता। आर्लो ने मुझे बताया था कि अगर कोई प्लेयर मिशन में फेल हो जाता है या इस दुनिया में गलती से मर जाता है तो तुम कभी भी घर वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारी सिस्टम गायब होने से पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करूं। तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। उसने तुम्हारी रिलीज के लिए पहले ही फाइल कर दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, सरीन पहले ही गाड़ी की तरफ दौड़ चुकी होती है और अपना पूरा शरीर उसके खिलाफ झोंक देती है। आर्लो को अंदर ही दबा देती है, हर रास्ता रोक देती है। ये देखकर आर्लो बेतहाशा चीखती है, सरीन तू पागल हो गई है, तू ऐसे मर जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में आर्लो की किसी बात के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पूरी ताकत से सरीन की तरफ दौड़ता हूं। जैसे ही मैं दूरी कम करता हूं, मैं साफ देखता हूं कि सरीन अचानक पूरी तरह मुस्कुराती है और फिर वो अपनी उंगली से अंगूठी उछाल देती है। बिना सोचे मैं हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता हूं और मुझे एहसास होता है कि ये अंगूठी बिल्कुल वैसी ही है जैसा स्केच मैंने एक बार बिना सोचे समझे बनाया था। उसी पल मेरा फोन बजता है। जब तुम ये स्केच देखोगे तो शायद मैं तब तक जा चुकी होंगी, लेकिन घबराना मत, क्योंकि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अभी भी जीवित हो। ये अंगूठी तुम्हारे अपने हाथ से बनी है। ये मत कहना कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। मैं इसे हमारी शादी के लिए बचाकर रखने वाली थी, लेकिन पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे वो मौका मिलेगा। मुझे पता है कि तुम इस अंगूठी को अपनी दुनिया में वापस ले जा सकते हो, तो कृपया इसे अपने साथ ले जाना। इसे ऐसे समझना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, सच तो यह है, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। मुझे पता है कि तुम्हारे मिशन के लिए मेरी अफेक्शन रेटिंग का 100% तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए मैंने इतना समय उसे वहां तक पहुंचने से रोकने में बिताया। क्या तुम्हें पता है कि इसे काबू में रखना कितना मुश्किल था? कोई बात नहीं, मेरे लिए अब सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम उस दुनिया में मेरे बिना अच्छे से जियो। मैं तुमसे प्यार करती हूं जब तक मैं अंत तक पहुंचती हूं। मेरे आंसू पूरी तरह बह चुके होते हैं, बिना किसी चेतावनी के स्क्रीन पर गिरने लगते हैं। वो शीशे पर गिरते हैं और सब कुछ धुंधला कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर इतना बड़ा धमाका होता है कि सब कुछ हिल जाता है और एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है, बधाई हो प्लेयर, रिडेम्पशन मिशन पूरा हुआ। मिशन टारगेट सरीन, अफेक्शन रेटिंग 99,999 पर कंफर्म की गई। इनाम जारी किया गया। यह दायरा मिटा दिया गया है। प्लेयर को मूल दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। समय टाइम अचानक झटका लेता है और मेरी आंखें स्नैप ओपन हो जाती है। मैं बेड से उठकर बैठ जाता हूं। मिड डे सनलाइट कमरे में फैल रही होती है, लेकिन मेरे गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी सूख रहे होते हैं। एक्सप्लोजन अब सिर्फ एक नाइटमेयर जैसा लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन पिंग करती है। 10 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिटेड हो चुके हैं। यही इस बात का सबूत था कि जो कुछ हुआ था वो सब रील था, लेकिन वो वर्ल्ड अब खत्म हो चुकी थी
और मैं शायद सारिन को कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना दर्द महसूस किया है। ये दर्द मुझे अंदर तक तोड़ देता है। मैं इतना रोता हूं कि मेरा नेबर भी डोर नॉक करके पूछने आ जाता है, क्या तुम ठीक हो? मैं शर्माते हुए अपने आंसू पोंछने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितनी बार उन्हें पोंछता हूं उतनी ही बार नए आंसू बहने लगते हैं। पूरा एक वीक धुंध और दर्द में बीत जाता है। मैं बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक आफ्टरनून जब मैं अब भी ग्रीफ में डूबा हुआ होता हूं और हिलने की भी इच्छा नहीं होती, तभी डोरबेल बजती है। मैं डोर खोलता हूं। मेरे सामने एक वुमन ड्रेस पहने खड़ी होती है। एक हाथ से वो अपनी बाहों में मौजूद छोटे से कैट को सहला रही होती है और दूसरे हाथ से इशारा करते हुए डांटती है, तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल अनरिलायबल है। सही डोर मिलने से पहले मुझे 10 रॉन्ग डोर्स नॉक करने पड़े। उसे देखते ही मेरी सांसें जैसे रुक जाती है। मेरी आंखें हैरानी से फैल जाती है। डोर पर टिका मेरा हाथ कांपने लगता है। सारिन, क्या सच में तुम हो? वो मेरी तरफ देखती है। यही वो चेहरा था जिसे मैं हर एक दिन अपने सपनों में देखता रहा था। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ता हूं और उसे अपनी बाहों में भर लेता हूं। सारिन हल्का सा छूटने की कोशिश करती है, फिर लगभग तुरंत कैट को जमीन पर छोड़ देती है और मुझे भी कसकर हकर लेती है। पहली बार तुम मुझे देखकर इतने खुश हुए हो। अब ये मत कहना कि तुम फिर से मुझे छोड़ने का तरीका सोच रहे हो। तुम्हारे पास बिल्कुल दिल नहीं है। पता है सिस्टम और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की। अगर मुझे छोड़कर जाना ही था तो कम से कम तब तक रुकते जब तक हमें ये जगह अच्छी तरह पता नहीं चल जाती। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। मैं सारिन को और भी कसकर पकड़ लेता हूं, फिर धीरे से कहता हूं, मैं तुम्हें फिर कभी जाने नहीं दूंगा। सारिन, चलो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। सारिन हल्के से हंसती है और अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा देती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, सुना, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं। ये सुनते ही हमारे पैरों के पास घूम रहा छोटा सा कैट रुक जाता है। वो अपना सिर उठाकर मुझे सबसे दुखी नजरों से देखता है, फिर एक छोटी सी मासूम आवाज में कहता है, मेरा क्या? मैं क्या हूं? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए कैट बन गया था। सारिन मुस्कुराती है, लगता है लिटिल कैट बनना तुम्हें परफेक्टली सूट करता है।